हे गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस, ये विजन की 8 दिसंबर के डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। थर्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन द ट्रांस फैट रिलीज बाय द डब्ल्यूएचओ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसके द्वारा कौन सी रिपोर्ट रिलीज की गई है। तो गाइस, ये जो हमारी न्यूज़ है सोशल इश्यूज में कवर होगी। फाइन। तो अभी क्या है, ये जो एनुअल रिपोर्ट है, ये जो कि डब्ल्यूएचओ के द्वारा रिलीज की गई है, तो इसमें ये बोला गया जो हमारा 2023 तक का टारगेट है, जिसके अंदर हमने ट्रांस फैटी एसिड्स को इंडस्ट्रियल लेवल पे जो प्रोड्यूस होता है उसको एलिमिनेट करना है। तो उस पर अभी तक क्या प्रोग्रेस है उसको इन्होंने रिपोर्ट किया है। ठीक है। डब्ल्यूएचओ ने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लॉन्च किया गया था, जिसमें उन्होंने क्या बोला था, जो इंडस्ट्रीज के द्वारा ट्रांस फैट आर्टिफिशियल ट्रांस प्रोड्यूस होते हैं उनको हमने अपने ग्लोबल फूड सप्लाई चेन से बिल्कुल एलिमिनेट करना है 2023 तक। और इस प्रोग्राम का नाम था रिप्लेस। फाइन। हाइलाइट्स क्या है, एडिशन मैंडेटरी इसके लिए ट्रांस TFA पॉलिसी स्टार्ट की गई थी, जो अभी इफेक्ट में है 57 कंट्रीज में। और इसके 57 कंट्री में से 40 कंट्रीज बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज कर रही है टू एलिमिनेट द ट्रांस फैटी एसिड्स इन इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। इसके अलावा इंडिया, बांग्लादेश, फिलीपींस और यूक्रेन है, ये फर्स्ट लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं जो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज कर रही हैं। फाइन। इसके अलावा रिपोर्ट ने हाईलाइट किया कि इंडिया के क्या एफर्ट्स हैं सो दैट वो ट्रांस फैटी एसिड्स को रेगुलेट कर रही है। तो आप देख सकते हो, रिप्लेस का मतलब ये है कि रिव्यू करना, प्रमोट करना, लेजिस्लेट, असेस, क्रिएट एंड एनफोर्स। रिव्यू का मतलब क्या है, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो इंडस्ट्री में ट्रांस फैट्स को प्रोड्यूस किया जाता है उसके क्या क्या सोर्सेज हैं। प्रमोट क्या करेंगे कि किस तरह से हम इनको और रिप्लेस कर सकते हैं किसी और हेल्दी जो फैट्स और ऑयल्स के साथ। लेजिस्लेट क्या करेंगे, मतलब कि लॉ बनाएंगे कि जो दैट जो इंडस्ट्री फैटी एसिड्स ये प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा। ठीक है। असेस करेंगे कि किस तरह से इसको हम फूड सप्लाई या चेंजेस लेके आ सके, उनको मॉनिटर करेंगे। ठीक है। क्रिएट कैसे करेंगे, अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाएंगे किस तरह के ट्रांस फैटी एसिड्स के क्या नेगेटिव इंपैक्ट है। और एनफोर्स करेंगे किसी पर्टिकुलर लॉ से, पॉलिसी से, रेगुलेशन से। ठीक है। और इसके अंदर काफ़ी लॉज भी हैं, आप देख सकते हो। जैसे प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन रूल्स आया था जो 1954 में इनेक्ट हुआ था। 2010 में भी FSS ने रिकमेंड किया था कि हमें जो ट्रांस फैटी एसिड्स का लेवल है वनस्पति में उसको 3 सालों तक उसको 5% तक रिड्यूस करना है। 2018 में जब इंडिया ने 75 फ्रीडम बोला था कि ये बोला था कि हमें 2022 तक ट्रांस फैट्स फ्री बनाना है इंडिया को। ठीक है। 2021 में FSSAI ने क्या किया था, ट्रांस फैटी एसिड का लिमिट सेट कर दी थी कि 2% से ज़्यादा नहीं हो सकता। सॉरी थोड़ा इधर आते हैं। ठीक है, गलत आके 2019 में ट्रांस फैट का लोगो लॉन्च हुआ। ठीक है। 2020 में FSSAI ने मैंडेटरी कर दिया कि जो भी बंदा फूड मैन्युफैक्चर करता है उसको अपने मतलब कि बताना होगा पैकेजिंग में कि इस पर्टिकुलर पैकेज में कितना ट्रांस फैटी एसिड है। ठीक है। तो गाइस, ये छोटी सी चेन आपको पता होनी चाहिए, और अगर आप मेंस में बनाते तो ये आपका बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकता है आंसर। ठीक है। अब ट्रांस फैट एक अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो 2 तरह के होते हैं, एक तो नेचुरली ऑकर होता है और इंडस्ट्री प्रोड्यूस होते हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो इंडस्ट्री प्रोड्यूस पे बात कर रहे हैं। जो नेचुरली आते हैं वो काउज या शीप से आते हैं, और जो इंडस्ट्री प्रोड्यूस होते हैं वो ऑफकोर्स आप इंडस्ट्री में बनाते हो, जो जब आप वेजिटेबल ऑयल्स में हाइड्रोजन ऐड करते हो टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू अ सॉलिड, जिसकी वजह से पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल, ठीक है, जिस मतलब जो ही आपकी बॉडी को नुकसान करता है, इसका हार्मफुल हेल्थ इफेक्ट होता है। मतलब कि अगर आप बहुत कम खाते हो उसका भी आप पे हार्मफुल हेल्थ इफेक्ट होता है। लेकिन आप डेली खा रहे हो तो आपको कुछ कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकती है विच कैन बी इंक्रीज बाय द 23%। ठीक है। तो आप देखते हो कि आज लोगों का लाइफस्टाइल चेंज है, पैकेज फूड ज़्यादा खाते हैं, तो इस वजह से लोगों में डिजीज़ भी ज़्यादा आ रही हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2021 रिलीज बाय द WHO। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल इश्यूज़ के अंदर कवर होगी। रिपोर्ट ने असेस किया है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा मलेरिया को रिमूव करने के लिए कोविड पेंडेमिक में जैसे मलेरिया आया तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करें। जैसे आपने देखा डेंगू कितना खतरनाक आया था। हाइलाइट्स ये है कि 2020 में नियर अबाउट 241 मिलियन मलेरिया केस देखे गए हैं, और किसमें भी 85 एंडेमिक है, मतलब कि जहाँ पे मलेरिया ज़्यादा होता है तो वहीं पे 241 मिलियन केसेस देखे गए हैं, जो कि 2019 से बढ़े हैं। ठीक है। पहले 2019 में 227 मिलियन था, जो बढ़ के 241 हो गया। इंडिया बहुत ज़्यादा बर्डन कंट्री है, मतलब कि इंडिया में बहुत ज़्यादा मलेरिया के केसेस हैं, लेकिन 2019 से 2020 के बीच में थोड़ा सा मलेरिया का बर्डन रिड्यूस देखने को मिला था। जो सब सहारन अफ्रीका है इसमें अभी भी जो मलेरिया का बर्डन है वो
कंटिन्यू बना हुआ है और 95% मलेरिया केसेस यहीं पे आते हैं और 96% डेथ भी 2020 में सब साहारन अफ्रीकन कंट्री से रिपोर्ट हुई है। अब मलेरिया के प्रिवेंशन के लिए ऑलरेडी क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। WHO का ग्लोबल मलेरिया प्रोग्राम चल रहा है जो क्या करता है, WHO के ग्लोबल एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है सो दैट हम मलेरिया को कंट्रोल कर सकें, एलिमिनेट कर सकें। इसके अलावा इस प्रोग्राम को गाइड किया जाता है बाय द ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटेजी फॉर मलेरिया जो कि 2016 से 2030 तक के लिए बनी है और इसको अडॉप्ट किया गया था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा मई 2015 में और अपडेट किया गया था 2021 में। इसके अलावा जो GTS स्ट्रेटेजी है इसका टारगेट रखा हुआ है कि हमने जो भी मलेरिया के इंसिडेंट्स है उसको रिड्यूस करना है और 2030 तक जो भी मलेरिया की वजह से जो डेथ होती है उसका रेट 90% तक डिक्रीज करना है 2030 तक। इसके अलावा इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए गए जैसे नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2017 में आया था। सेकेंड है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन टू कंट्रोल वेक्टर बोर्न डिजीज मतलब जो मच्छरों की वजह से होते हैं इंक्लूडिंग मलेरिया। इसके अलावा मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च एलियंस इंडिया। ठीक है, मलेरिया आपको पता होना चाहिए लाइफ थ्रेटनिंग मॉस्किटो की वजह से डिजीज होती है कोज्ड बाय, इसका नाम पता होना चाहिए। पैरासिटिकल डिजीज होती है स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल, जब ये वाली मच्छर आपको काट लेता है तब आपको मलेरिया हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज में कवर होगी। देखो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट किसका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब जो प्रिपेयर किया जाता है वर्ल्ड की लीडर इकोनॉमिक्स के द्वारा। हाईलाइट्स क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो गाइस इसमें दो तरह की बात होगी, वर्ल्ड की इनकम की बात हो रही है, पहले हम वर्ल्ड की बात करेंगे और फिर इंडिया की वर्ल्ड इनइक्वालिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो दोनों जगह से आपको पता होना चाहिए। अगर हम देखा जाए जो रिचेस्ट जो ग्लोबल की पूरे वर्ल्ड की जो टॉप 10% पॉपुलेशन है वो उसने टोटल इनकम 52% होल्ड करके रखी हुई है और जबकि जो आधे जो पुअरेस्ट लोग हैं वो सिर्फ 8.5% इनकम कमाते हैं। ठीक है, मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा अनइक्वालिटी देखने को मिल रही है जबकि यूरोप में सबसे कम इनइक्वालिटी है। इसके अलावा जेंडर इनइक्वालिटी अभी भी ग्लोबल लेवल में बनी हुई है, मतलब कि जो मेल है वो ज़्यादा रिच है और जो फीमेल है वो बहुत ज़्यादा पुअर है। इसके अलावा जो वुमेन का जो टोटल इनकम है वो नियरली 1990 में 30% था जो अभी मतलब कि 30 सालों में सिर्फ 35%, सिर्फ 5% बढ़ा है। तो इसकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है। नेशनल एवरेज जो इनकम लेवल है वो अभी तक दे आर द पुअर प्रेडिक्टर ऑफ इनइक्वालिटी, मतलब कि नेशनल लेवल पे जो भी रिपोर्ट आती है डिफरेंट कंट्रीज़ की वो इनइक्वालिटी को अच्छे से असेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हाई इनकम कंट्रीज़ में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कम, सम आर वेरी अनइक्वल, मतलब कि USA में इनइक्वालिटी कम है जो कि एक अच्छी बात है और जबकि बहुत ज़्यादा रिलेटिवली इक्वल है जैसे स्वीडन में। ठीक है, सॉरी गलत हो गया, मतलब USA में इनइक्वालिटीज़ थोड़ी ज़्यादा हैं जबकि स्वीडन में इनइक्वालिटीज़ कम है। इसके अलावा इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटीज़ वो भी देखने को मिली है नियरली हर जगह सिंस 1980s फॉलोज अ सीरीज ऑफ डीरेगुलेशन एंड लिबरलाइजेशन प्रोग्राम, मतलब कि इतने प्रोग्राम चल भी रहे हैं सो दैट हम इनकम इक्वालिटीज़ को हटाएं लेकिन स्टिल उसके अलावा भी ये बढ़ी जा रहा है। अब ये इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग्स आएंगी तो इंडिया के जो टॉप 10% लोग हैं वो इंडिया की नेशनल इनकम को 57% होल्ड करके बैठे हुए हैं और जबकि जो बॉटम 50% लोग हैं वो सिर्फ 13% शेयर लेके बैठे हैं। फीमेल का जो लेबर इनकम है वो ओनली 18% है जो कि एशिया का जो एवरेज फीमेल का लेबर इनकम है उससे भी बहुत कम है। इसके अलावा इंडिया की जो बॉटम 50% पॉपुलेशन है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एन एवरेज 5 times fewer emission than the average person in the bottom 50% of the European Union. Fine. नेक्स्ट न्यूज़ है कर्नाटका अपोजेस डिक्लेयरिंग वेस्टर्न घाट्स एज द इको सेंसिटिव जोन। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है एनवायरनमेंट में कवर होगी। अभी क्या है देखो, अकॉर्डिंग टू द कर्नाटका ने बोला है कि जो वेस्टर्न घाट्स होता है वो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है एज पर रिकमेंडेशन ऑफ कस्तूरी रंगन रिपोर्ट। ठीक है, और उसकी वजह से विच वुड एडवर्सली इफेक्ट द लाइवलीहुड ऑफ पीपल इन द रीजन एंड होल्ड द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इन द रीजन। ठीक है, तो अभी क्या है कर्नाटका ने मना कर दिया। देखो अगर आप वेस्टर्न घाट को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दोगे तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए क्या है कर्नाटका ने बोला है कि अगर आप वेस्टर्न घाट को इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दोगे किसकी रिकमेंडेशन पे, कस्तूरी रंगन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो उसकी वजह से क्या है वहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा लाइवलीहुड पे डिपेंडेंट है तो उनके लाइवलीहुड पे भी डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा और उस रीजन के डेवलपमेंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा जो कर्नाटका का फॉरेस्ट कवर है वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है अंडर द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, इन्होंने पॉइंट आउट किया है कि जो कस्तूरी रंगन जी की रिपोर्ट आई थी 2013 में उसको प्रिपेयर किया गया था सैटेलाइट की इमेजेस से, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू सैटेलाइट की इमेजेस से। और इसके अलावा ऑलरेडी ग्राउंड
ग्राउंड रियलिटी में ये बोला है कि लोग ऑलरेडी एग्रीकल्चर को अडॉप्ट कर चुके हैं और हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट कर चुके हैं इको फ्रेंडली मैनर में, ठीक है। इसके अलावा जो कस्तूरी रंगन जी की रिपोर्ट आई थी उसका क्या कहना था, ये बोला था, उन्होंने बोला था कि वेस्टर्न घाट का 37% एरिया जो नियरली अबाउट 60,000 स्क्वायर किलोमीटर है उसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर देना चाहिए। इसमें कर्नाटका का हाईएस्ट परसेंटेज था, नियर अबाउट 46.5%। इसके अलावा पहले गैडकिल पैनल रिपोर्ट भी बैठी थी 2011 में, उन्होंने भी बोला था कि वेस्टर्न घाट का 64% एरिया को इको सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर करना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने इसके अलावा रिकमेंड किया था इसमें एक रेड कैटेगरी इंडस्ट्रीज, जैसे अगर ऑफकोर्स इको सेंसिटिव जोन बनेगा तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस आएंगी, तो वहाँ पे फिर माइनिंग क्वारिंग ये सब बैंड हो जाएगी। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग, होटल, रेस्टोरेंट, ऑटोमोबाइल सर्विसिंग, इनको रेगुलेट किया जाएगा, मतलब ये रेस्ट्रिक्शंस इन पे आ जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा मतलब ये ऑरेंज जोन में जाएंगे। ग्रीन जोन में क्या है, मतलब कि जो जिनको बिल्कुल फ्रीडम है, जैसे काम करें वो वैसे करेंगे, जैसे लाइक प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेन्स, अपरेल मेकिंग, मतलब जो गारमेंट्स वगैरह के, ठीक है। तो ड्यू टू दीज इश्यूज कर्नाटका ने भी बोला है कि कहीं ना कहीं लाइवलीहुड और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ रेस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स आपको देखो पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक जाता है। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है गुजरात, मुंबई, पानाजी मतलब गोवा की जो कैपिटल है, कुद्रेमुख, ऊटी, ये सब आता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज़ सेटअप द मिशन कोकिंग कोल। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी, ठीक है। अभी क्या देखो, मिशन कोकिंग कोल को सेटअप किया गया है किसकी रिकमेंडेशन पे, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी पे, जिसको सेटअप किया गया था सो दैट हम इंडिया में जो कोक कोल प्रोडक्शन होता है उसको हम किस तरह से ऑगमेंट कर सकें। कोकिंग का मतलब क्या होता है कि कोल की एबिलिटी टू कन्वर्ट, मतलब कि जो कोयला है वो खुद की कितनी एबिलिटी है कि वो खुद को एक प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन में कन्वर्ट कर सके और उसको हम फिर ऑक्सीजन फर्नेसेस में यूज़ कर सकें। देखो आपको पता है जो कोयला है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन मतलब कि फैलाता है। इसको जब आप अगर कोयलों को एज इट इज़ यूज़ करते हो तो क्योंकि एक तो अनकन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल है और ऊपर से वो क्या करता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा वो पोल्यूशन को रेज करता है। लेकिन अगर आप कोयल को पहले ही उसकी प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर ऑक्सीजन फर्नेस में यूज़ करो, देन वो एक प्रॉब्लम कॉज नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी बारे में बात की जा रही है कि कितनी उस कोयले की एबिलिटी है कि हम उसको इसकी प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करके और उसको बेसिक ऑक्सीजन फर्नेसेस में यूज़ कर सकते हैं। कोकिंग कोयल को यूज़ किया जाता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील थ्रू द ब्लास्ट फर्नेस रूट। अब जो डोमेस्टिक कोकिंग कोल है उसमें कोल का कंटेंट ज़्यादा होता है, मतलब कि जो वेस्ट होता है 18 to 49%, जो कि डायरेक्ट यूज़ के लिए सूटेबल नहीं होता, इसलिए हम इसको इंपोर्टेड कोकिंग कोल के साथ ब्लेंड करते हैं जिसमें ऐश कंटेंट कम होता है, 9% से कम। ऑब्जेक्टिव इसका ये कि हमें क्या करना है, डोमेस्टिक कोकिंग कोल की प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन को बढ़ाना है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना है। इसके अलावा हमें क्या करना है, प्राइवेट सेक्टर सो दैट वो डेवलप कर सके खुद को, उनको भी कुछ ब्लॉक्स को एलोकेट करना है। इसके अलावा हमें कुछ न्यू कोकिंग कोल वॉशरीज या R&D एक्टिविटीज़ इन सब में सेटअप करनी है। इसके अलावा ये हेल्प करेगा टू बूस्ट प्रोडक्शन एंड स्ट्रेंथन इन हाउस कैपेबिलिटीज़, जिससे हम अपना जो कोकिंग कोयल की इंपोर्ट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं और आत्मनिर्भर भारत में एक हम खुद को लीड लेके जा सकते हैं। अबाउट अभी तक 50 मिलियन टन कोकिंग कोल को इंपोर्ट किया जाता है कंट्री के द्वारा एनुअल बेसिस पे, और इस वैल्यू कितनी है 50 मिलियन टन की, नियर अबाउट 45,000 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्लियर्स 25 आउट ऑफ 111 नेशनल वाटरवेज रूट्स फॉर कार्गो पैसेंजर ट्रैफिक। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है ज्योग्राफी में कवर होगी, ठीक है। अभी क्या राज्यसभा का जो राज्यसभा में अभी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने इन्फॉर्म किया है कि हमें क्या करना पड़ेगा, जो इन्फॉर्म दैट आइडेंटिफिकेशन इज रिजल्ट ऑफ द टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी कैरिड आउट बाय इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब सिंपल बात ही है, देखो हमारे वैसे तो कितने वाटरवेज हैं, नेशनल वाटरवेज मतलब कि जैसे आपको पता है मेन तो 6 हैं, लेकिन वैसे टोटल कितने हैं, 111 है, फाइन। तो उसमें क्या है, राज्यसभा में जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट है उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि जो ये अथॉरिटी है उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया है कि जो ये 25 वाटरफेयर्स हैं उनको हम कार्गो मतलब कि कौन सा रूट स्पेशली जो आपका माल है उसको मतलब कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इसलिए उसको डेवलप करना चाहिए इनटू द कंप्लीट इकोनॉमिक कॉरिडोर्स
और सो दैट कार्गोज और पैसेंजर दोनों को ईजिली मूव कर सकें। ठीक है, इससे पहले इस मिनिस्ट्री ने अटेम्प्ट किया था, मतलब कोशिश करी थी कि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को प्रमोट किया जाए और उसके लिए 111 वाटरवेज को डिक्लेयर किया था, जिसमें से ऑलरेडी 5 एग्जिस्ट करते हैं और 106 न्यू बनाए गए थे एज नॉट नेशनल वाटरवेज अंडर द नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016। सिग्निफिकेंस क्या, देखो ऑफकोर्स अब आप वाटरवे बना रहे हो तो इससे जो बल्क कार्गो, जो मतलब जो हैवी जो सामान होता है जैसे कोयला, फ्लाई ऐश, आयरन ओर, ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल वे में और कॉस्ट इफेक्टिव वे में ट्रांसपोर्ट हो सकता है, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। इसके अलावा जो वाटरवे ट्रांसपोर्ट होगा वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होगी और पोल्यूशन भी कम फैलाएगा एज कम्पेयर टू रेल एंड रोड। इसके अलावा और इनिशिएटिव लिए गए हैं सो दैट हम नेशनल वाटरवेज को ट्रैफिक को ग्रोथ कर सके, इंक्लूडिंग रिवीजन ऑफ लेवाई एंड कलेक्शन ऑफ फीस, एनहेंस्ड रीजनल ट्रेड यूजिंग द इनलैंड वाटरवे ट्रिटी एंड रोरो रोपेक्स सर्विस। ठीक है, इसके अलावा पोर्टल्स ने लॉन्च किया जैसे कार्गो डाटा पोर्टल फॉर, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कार्गोज या जो क्रूज जो मूव कर रही हैं उनको एनालिसिस करेंगे, और एक पानी लेके आए दैट इज अ पोर्टल फॉर एसेट एंड नेविगेशन इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर हम रिवर नेविगेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करेंगे। ठीक है, मतलब कि कौन सी रिवर कैसे, आप जैसे अभी तो आप अपना गूगल मैप खोले तो आप रोड का रूट बता देगा, तो ये रिवर नेविगेशन की बात करो और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे। सबसे पहला है ड्राफ्ट नो ट्रीज अमेंडमेंट बिल। अभी ये गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि वो नोटरीज एक्ट को अमेंड करेगा सो दैट इसमें वो क्या करेगा, इसको अमेंड करके टू रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ टर्म्स अ पर्सन कैन प्रैक्टिस एज अ नोटरी टू अलाउ मोर यंग लीगल प्रैक्टिशनर्स एंटर द फील्ड। इसमें कुछ और प्रोविजंस को इंक्लूड किया जाएगा, जैसे अगर कोई प्रोफेशनल कोई नोटरी मिसकंडक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसकी जो प्रैक्टिस है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। इट हैज़ अ पावर टू सस्पेंड द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इन केस ऑफ द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफ कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी। इसके अलावा जो डिजिटाइज करेंगे नोटरी के वर्क को, उसको नोटरीज के द्वारा देखा जाएगा। नोटरी तक 1952 में आया था, जिसमें नोटरीज के प्रोफेशन को रेगुलेट करने की बात की जाती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर देता है कि किसी भी नोटरी को अपॉइंट कर सकता है टू पोजेस द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट है स्प्रिंगशेड मैनेजमेंट इन द इंडियन हिमालयन रीजन। नीति आयोग ने अभी क्या एक रिसोर्स बुक को रिलीज किया है फॉर स्प्रिंगशेड मैनेजमेंट, कहाँ पे, इंडियन हिमालयन रीजन पे। स्प्रिंगशेड मैनेजमेंट क्या करता है मेनली, देखो जो हिमालय माउंटेन्स में जो स्प्रिंग्स हैं, मतलब कुछ झरने हैं, उनको रिकन्जर्व और उनको रिवाइवल करने की बात कर रहा है, जो माउंटेन कम्युनिटीज़ को एक वाटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। हाईलाइट्स किया जो नेशनल स्प्रिंग्स मिशन है, इसका एम ये कि जो भी इंडिया में जो माउंटेन्स हिमालयंस में जो स्प्रिंग्स हैं उनको इम्प्रूव करेगा, विल फैसिलिटेट द इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन, एफिशिएंट एग्जीक्यूशन एंड स्केलिंग अप ऑफ द स्प्रिंगशेड मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स इन इंडिया। इसके अलावा नेशनल डिजिटल डाटाबेस को क्रिएट किया जाएगा कि इंडिया में कितने स्प्रिंग्स हैं उनके रिलेटेड डाटा। इसके अलावा एक क्रिएट किया जाएगा न्यू एंड सपोर्ट फॉर एग्जिस्टिंग स्टेट एंड नेशनल लेवल साइंस पॉलिसी प्रैक्टिस कंसोर्टियम। LCRT दैट इज़ अ लेज़र कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन। नासा ने अपना पहला ऐसा लेज़र कम्युनिकेशन सिस्टम को लॉन्च किया है। करंटली मोस्टली जो नासा स्पेसक्राफ्ट है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं। अब लेज़र कम्युनिकेशन का क्या एडवांटेज है, सबसे पहले इंफ्रारेड लाइट को यूज़ करेगा जिसकी वेवलेंथ छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू रेडियो वेव, जिसकी वजह से जो ट्रांसमिशन का डाटा का जो ट्रांसमिशन है ज़्यादा जल्दी हो सकता है कम समय में। करंट जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम है ये 9 वीक्स लेती हैं टू ट्रांसमिट अ कंप्लीट मैप ऑफ मार्स बैक टू द अर्थ। लेजर्स ये काम कर सकती हैं, कैन एक्सलरेट इट टू अबाउट 9 डेज, मतलब 9 हफ्ते से 9 दिन में ये काम खत्म कर देंगे। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड सप्रेसिस HIV, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी क्या ISC बेंगलोर के द्वारा जो रिसर्चर्स है उन्होंने रिसर्च करी है जिसमें ये बोला है कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो क्या कर सकते हैं, जो HIV, जिस बंदे को HIV है तो उसके अंदर भी जो वायरस मल्टीप्लाई होता है उसके रेट को कम कर सकता है और इवन के सप्रेस भी कर सकता है। HIV दैट इज़ अ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो वायरस सीधा हमारे ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को अटैक करता है और अगर HIV ट्रीट नहीं होता तो उससे एड हो सकता है। प्रेजेंटली क्या है, जो करंटली क्या है, कार्ड थेरेपी जिसको यूज़ किया जाता है टू ट्रीट द HIV, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ये करते हैं कुछ टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स को बिल्डअप कर देता है जिसकी वजह से मिटोकॉन्ड्रिया जो कि आपका पावर हाउस ऑफ द सेल है उसका फंक्शन वो अपना खो सकता है। इसके अलावा अगर
इट कैन फेल इवन व्हेन पेशेंट फुली फॉलो देयर ड्रग रेजिमेंट, मतलब कि अगर पेशेंट पूरा अपना ट्रीटमेंट फॉलो कर रहा है तब भी ये फेल हो सकता है ट्रीटमेंट। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो इंडिया ने सक्सेसफुली इस मिसाइल को दूसरी बार टेस्ट कर लिया है। कहाँ से? ओडिशा के चंदीपुर कोस्ट से इसको लॉन्च किया गया था। लॉन्चेस वर कैरिड आउट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वर्टिकल लॉन्च कैपेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि अगर एयर से कोई खतरा आता है क्लोज रेंज में इंक्लूडिंग सी स्किमिंग टारगेट, तो उसको हम न्यूट्रल कर सकते हैं। सी स्किमिंग टारगेट का मतलब क्या है? वो एसेट्स या वो चीज़ें जो सी सरफेस पे, मतलब कि जैसे होता है ना समुद्र के सरफेस पे फ्लाई करना इजी होता है, टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड बाय द रेडर्स बॉन्ड वारशिप। ठीक है। इसके अलावा इसको डिज़ाइन डेवलप किया गया बाय द DRDO फॉर द इंडियन नेवी। नेक्स्ट है शी इज़ अ चेंज मेकर फॉर वुमेन इन द पॉलिटिक्स। अभी के कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर लीडरशिप स्किल्स फॉर ग्रास रूट वुमेन पॉलिटिकल लीडर्स को लॉन्च किया गया बाय द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। मतलब कि जो ग्रास रूट लेवल पे गाँव में कस्बों में वुमेन पॉलिटिकल लीडर्स, इनकी कैपेसिटी बिल्डअप करने के लिए स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा। इसमें हम हर एक लेवल पे जो वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको इन्वॉल्व करेंगे, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे पार्लियामेंट मेंबर्स हो, इंक्लूडिंग जिन्होंने नेशनल या स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज का ऑफिस भी करा है उनको भी इंक्लूड करेंगे। फोकस किस पे है? इट विल इम्प्रूव द डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, ओरेशन एंड राइटिंग। लास्ट न्यूज़ है पेनिक्स 21। देखो ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है, ये पुणे में होती है, जिसमें पार्टिसिपेशन आता है बिम्स्टेक कंट्रीज। बिम्स्टेक कंट्रीज में कौन कौन सी है? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड इंडिया। फाइन। तो गाइस यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो तो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।